अपने माँ बाप को मंदिर के बाहर लाचार हालत में देखकर साहिल के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उसे तो यह पता ही नहीं था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। वह जब अपनी पत्नी से बात करता तो वह आए दिन कोई न कोई बहाने बनाकर बात को टाल देती थी, लेकिन जब साहिल को कुछ शक हुआ तो वह अपना काम पूरा करके भारत लौटा। आज पूरे 3 वर्षों के बाद साहिल अपने देश भारत लौट रहा था और अपनों से मिलने की खुशी से अंदर ही अंदर उत्साहित हो रहा था। उसने अपने आने की खबर भी अपने घर वालों को नहीं की थी, क्योंकि वह उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। नौकरी के सिलसिले में अमेरिका गया था, लेकिन इन 3 वर्षों में अपने काम में कुछ ऐसा उलझ गया कि अपने देश वापस लौट कर नहीं आ सका। एयरपोर्ट पर उतरकर साहिल सोचने लगा कि पिछली बार जब उसकी पत्नी दीपाली से उसकी बात हुई थी तो उसने बताया था कि माँ की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। शायद उन्हें शहर की हवा रास नहीं आई, इसलिए कुछ दिनों के लिए वह गांव में रहने चली गईं। कुछ समय के लिए उन्होंने दामिनी बुआ के घर पर ही एक कमरा किराए पर ले लिया। साहिल जल्द से जल्द अपने माँ बाबूजी से मिलना चाहता था, इसलिए वह एयरपोर्ट पर उतरकर अपनी पत्नी से मिले बिना टैक्सी करके सीधा गांव के लिए निकल गया। गांव पहुंचकर जैसे ही टैक्सी से बाहर निकला तो गांव की मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगी। उसका बचपन उसकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह दिखाई देने लगा। दामिनी बुआ के घर आते हुए वह गांव की हर एक गली और हर एक नुक्कड़ को बड़े ध्यान से देखता जा रहा था और अपने माता पिता के साथ वहां बिताए गए अनमोल पलों को याद करता जा रहा था। जब साहिल दामिनी बुआ के घर पहुंचा तो उसे देखते ही बुआ के बूढ़े चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। प्रणाम बुआ, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम लोगों का क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ बुआ। ऐसा कहते हुए साहिल इधर उधर नज़र दौड़ाने लगा। उसकी नज़रें अपने माता पिता को ढूंढ रही थी। तभी दामिनी बुआ बोली, क्या हुआ साहिल बेटा, किसे ढूंढ रहा है? फिर साहिल कहने लगा, बुआ मेरे माँ पिताजी कहाँ हैं? बहुत समय हो गया उनसे मिले हुए, क्या आप उन्हें बुला देंगी? साहिल की बात सुनकर दामिनी बुआ हैरान रह गईं। यह क्या बात कर रहे हो बेटा, तुम्हारे माँ पिताजी तो शहर में ही रहते हैं ना। मुझे तो कितने साल हो गए तेरी माँ से मिले हुए। यह सुनकर साहिल के चेहरे का रंग उड़ गया और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, लेकिन बुआ माँ पिताजी तो कब के गांव आ चुके थे और वह तो यही गांव में आपके घर पर रह रहे थे। तभी बुआ हैरानी से बोली, नहीं साहिल बेटा, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। तेरे माँ पिताजी तो कब से यहाँ आए ही नहीं। रेखा से मिलने को तो मेरी भी आंखें कब से तरस गईं। यह सुनकर साहिल की हैरानी का ठिकाना न रहा। वह गंभीर सोच में पड़ गया। फिर बाहर निकला। साहिल अन्य लोगों से भी पूछताछ करने लगा, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। आखिर माँ पिताजी हैं कहाँ, यह सोचते हुए उसने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाकर उससे पूछना चाहा तो पाया कि उसकी पत्नी का फ़ोन स्विच ऑफ था। उसने बहुत बार कोशिश की, लेकिन अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाया। थक हार कर साहिल वापस टैक्सी में बैठ गया और अपने शहर की ओर निकल पड़ा। साहिल को इतना परेशान देखकर टैक्सी ड्राइवर ने उसे उसकी परेशानी का कारण जानना चाहा तो साहिल ने उसे सारी बात बता दी। जैसे ही वे लोग शहर पहुँचे तो टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी को बालाजी के मंदिर के बाहर रोक दिया और कहने लगा, साहब जी, इस मंदिर की बहुत मान्यता है। कहते हैं इस मंदिर में माथा टेक कर जो भी मांगो वह मुराद पूरी हो जाती है। टैक्सी ड्राइवर के यह बात सुनकर साहिल भी उस मंदिर में माथा टेकने चला गया। मंदिर में प्रार्थना करने के बाद जैसे ही मंदिर के प्रांगण में आया तो उसने देखा कि वहाँ बहुत भीड़ जमा थी, क्योंकि वहाँ कुछ लोगों द्वारा प्रसाद वितरित किया जा रहा था।
और बहुत से गरीब और भूखे लोग वहाँ से प्रसाद लेकर खा रहे थे। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति मैले कुचैले कपड़ों में था, उसकी दाढ़ी और बाल बढ़े हुए थे और बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। वह भीड़ में घुसकर प्रसाद लेने की कोशिश कर रहा था, परंतु कोशिश करने के बावजूद भी अंदर जाने में नाकामयाब हो रहा था। वह कमज़ोर बूढ़ा व्यक्ति हिम्मत करके फिर प्रयत्न करने लगता, परंतु भीड़ में टिक पाने में स्वयं को असमर्थ पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे कोशिश करने के बाद जब वह प्रसाद लेने के लिए पहुंचा, तब तक प्रसाद समाप्त हो गया था। वह बूढ़ा व्यक्ति निराशा से निढाल होकर वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साहिल को उस वृद्ध व्यक्ति पर बहुत तरस आया। वह दौड़कर उनके पास आया और उन पर हाथ रखकर कहने लगा, बाबा आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे ही साहिल खाना लेने के लिए जाने लगा तो अचानक चौंक गया। वह व्यक्ति उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उस व्यक्ति में अपने पिता की झलक दिखाई दे रही हो। अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वह जाते जाते अचानक रुक गया और वापस मुड़कर साहिल ने उस व्यक्ति की ओर गौर से देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा ही छा गया हो। वह देखकर दंग था। मैले कुचैले कपड़ों में वह बुजुर्ग व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसके पिता कमलेश जी थे, जिनकी आंखें चेहरे के अंदर धंस चुकी थी और शरीर कंकाल मात्र रह गया था। साहिल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ पल के लिए तो उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल पाए। फिर रूंधे गले से बोला, पिताजी आप हो इस हालत में? आपकी यह हालत कैसे हो गई और आप कहाँ गए थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसा कहते हुए साहिल अपने पिता के गले लग गया। तभी कमलेश जी ने एक नज़र उसकी ओर देखा और घृणा से उसे हटाते हुए कहा, हमारी इस हालत का जिम्मेदार केवल तू है और अब क्या लेने आया है मेरे पास? अपने माँ बाप पर दया आ गई या फिर यह देखने आया है कि तेरे माँ बाप जिंदा भी हैं या मर गए? तभी साहिल बोला, नहीं पिताजी ऐसा मत कहिए, मुझे आप लोगों की ऐसी हालत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तभी कमलेश जी आंखों में गुस्से और नफ़रत के भाव लिए हुए बोले, अच्छा चलो मान लिया कि तुझे हमारी हालत के बारे में नहीं पता था, लेकिन हमें यहाँ आए लगभग 3 महीने बीत चुके हैं। अपनी पत्नी को तो घर पर तू रोज़ फ़ोन करता ही होगा, क्या तूने हमारे बारे में अपनी पत्नी से पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा? कमलेश जी बोले तो साहिल रोते हुए बोला, नहीं पिताजी आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि आपका बेटा अपने माँ बाप के प्यार और त्याग को भूल जाएगा। मैंने दीपाली से आपके बारे में पूछा था तो उसने मुझे बताया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए गांव की शुद्ध हवा में रहने की माँ की बहुत इच्छा थी, तो उन दोनों को मैंने कुछ दिनों के लिए गांव भेज दिया था। मैंने उससे पूछा भी था कि माता पिताजी गांव में कैसे रहते हैं, क्योंकि अब गांव का मकान तो बिक चुका है। तो दीपाली ने मुझे बताया कि आप लोग दामिनी बुआ के मकान में किराए पर रहते हैं। उसने यह सब बातें मुझे ऐसे बताई तो मैंने भी उस पर यकीन कर लिया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरी पीठ पीछे यहाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। साहिल ने अपने पिता के पैर पकड़ते हुए कहा और पूछने लगा, माँ कहाँ है पिताजी? तभी कमलेश जी साहिल को लेकर रेखा जी के पास पहुँचे, जो मंदिर के बाहर टीन शेड के नीचे एक पुरानी सी चादर बिछाकर बैठी हुई थी और कमलेश जी का इंतज़ार कर रही थी। उन्हें देखते ही साहिल की आंखें आंसुओं से भर गईं और रूंधे स्वर में साहिल बोला, माँ माँ। शब्द सुनकर रेखा जी की आंखें अचानक साहिल की ओर देखने लगी और उसे देखते ही गुस्से से बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे माँ कहकर बुलाने की? तो मेरा कोई नहीं लगता है और यह समझ लेना कि हम भी तेरे लिए मर गए।
चला जा यहाँ से। तभी साहिल रोते हुए अपनी माँ के पैर में गिर पड़ा और बोला, अपने इस नालायक बेटे को बस एक बार माफ़ कर दीजिए माँ, गलती मेरी ही है जो मैंने दीपाली पर आंखें बंद करके भरोसा किया और उस पर यकीन करके आप दोनों की जिम्मेदारी उसे देकर मैं विदेश चला गया था। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि जब मैं आप लोगों से मिलूँगा तो आपको ऐसी हालत में देखूँगा। लेकिन माँ, आज मैं कसम खाता हूँ कि आप लोगों की एक एक परेशानी का हिसाब लूँगा। माँ, आप खुद ही सोचिए, क्या आपका साहिल आपके साथ कभी ऐसा कर सकता है? क्या आपकी यह हालत देखकर मुझ पर जो बीत रही है वह मैं ही जानता हूँ। इतना कहते हुए साहिल अपनी माँ से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। साहिल ने अपनी माँ पिताजी को टैक्सी में बिठाया और उन्हें एक अच्छे से होटल में ले गया। वहाँ उन्हें भर पेट खाना खिलाया, वहीं उनके रहने का इंतजाम भी करवा दिया। इतने अच्छे होटल को देखकर कमलेश जी और रेखा जी हैरान रह गए। तभी साहिल बोला, माँ, पिताजी आप यहाँ आराम से रहिए, सब कुछ ठीक हो जाने पर मैं आपको घर ले चलूँगा। लेकिन सबसे पहले मुझे पूरी बात बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि दीपाली ने मुझसे क्या क्या छुपाया है। बेटा, क्या बताऊं, तेरे जाने के बाद 4-5 महीने तक तो बहू का व्यवहार बहुत अच्छा था। हम तो खुद को बड़े ही खुश नसीब समझ रहे थे और ईश्वर का हर पल शुक्रिया अदा करते थे कि हमें ऐसे बेटे बहू मिले। लेकिन हमें क्या पता था कि बहू का अच्छा व्यवहार केवल हमें भ्रमित करने के लिए है। जब उसे यह मालूम चला कि तू अभी और 2 साल के लिए अमेरिका में ही रहने वाला है तो उसका रवैया एकदम से बदल गया। सारा दिन बहू अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती रहती थी और सारे काम करने का जिम्मा केवल तेरी माँ का था। फिर कमलेश जी बोले, बेटा, बहू दीपाली हमसे रोज़ाना बदतमीजी करती और यदि तेरी माँ कुछ बोलती थी तो घर में तांडव मचा देती थी। एक दिन सुबह जब हम लोग नींद से जागे तो देखा कि बहू घर से गायब थी। हमने पूरा घर छान मारा लेकिन वह कहीं नहीं थी। हमने बहू को फ़ोन लगाया लेकिन उसका फ़ोन भी नहीं उठा। किसी अनहोनी के डर से हमारा दिल अंदर तक कांप उठा। दोपहर के समय जब वह घर लौटी तो हमारी जान में जान आई। लेकिन हमने देखा कि उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। हम बहुत हैरान रह गए। इससे पहले कि हम उससे कुछ पूछते उसने बोला, माँ, पिताजी आप लोग आज के आज और अभी के अभी अपना सारा सामान पैक करिए और कमरे में से निकाल लीजिए और स्टोर रूम में रख दीजिए। आज से आप छत पर सोएंगे क्योंकि आज से मेरी माँ इस घर में रहेगी। बहू की यह बात सुनकर कमलेश जी और रेखा जी को बड़ी हैरानी हुई। तो कमलेश जी ने कहा, यह क्या कह रही हो तुम बहू, हम छत पर कैसे सो सकते हैं? तुम्हारी माँ तो कुछ दिनों के लिए आई होगी। तो एक काम करो, तुम्हारी माँ और रेखा जी अंदर कमरे में बेड पर सो जाएंगे और मैं छत पर सो जाऊंगा। कमलेश जी बोले। तो दीपाली बोली, मैंने कब कहा कि मेरी माँ यहाँ कुछ दिनों के लिए आई है? यह उनका घर है और अब वह हमेशा के लिए यहीं रहेंगी और आप लोगों से मैंने जितना कहा है आप उतना ही कीजिए, दीपाली ने गुस्से में कहा। तो कमलेश जी बोले, बहू तुम्हें मालूम है कि रेखा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, वह छत पर कैसे रहेंगी? तभी दीपाली भड़कते हुए बोली, वह सब मैं नहीं जानती, जल्दी से कमरा खाली कीजिए नहीं तो इस घर के दरवाज़ा खुले हैं, आप लोग अपना इंतजाम खुद देख सकते हैं। बहू दीपाली की बात सुनकर रेखा जी को बहुत बुरा लगा। वह गुस्से से बोली, आप जरा साहिल को फ़ोन लगाइए, मुझे उससे बात करनी है। और साहिल बेटा, यह बात होने के बाद हमने तुझे कितनी बार फ़ोन मिलाया था लेकिन तूने एक बार भी अपना फ़ोन उठाना ज़रूरी नहीं समझा। यह बात सुनकर साहिल हैरान रह गया और बोला, लेकिन माँ, पिताजी, मेरे पास तो आपका कोई फ़ोन नहीं आया। अरे हाँ, याद आया, मेरा फ़ोन नंबर बदल गया था और इसके बारे में मैंने दीपाली को भी बताया था और उसने कहा था कि आपको भी इस बात की खबर कर दे। फिर कमलेश जी बोले, लेकिन बेटा, हमें बहू ने इस बारे में कुछ नहीं बताया था।
हम तो अब तक यही सोच रहे थे कि तू भी बदल गया है, तूने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। फिर रेखा जी बोली, बेटा मैंने बहू को एक बार कहा भी था कि मेरी एक बार साहिल से बात करवा दो। तभी दीपाली ने कहा, मेरे पति ने आपका ठेका नहीं ले रखा है क्या? हर बात पर आप लोग साहिल को फ़ोन लगाने की बात करते रहते हैं। वह वहाँ काम करने गए हैं, आराम करने नहीं। और वैसे भी उन्हें सब मालूम है, उनकी रजामंदी से ही मैं अपनी मम्मी को यहाँ पर लेकर आई हूँ। हाँ पिताजी, मुझे दीपाली ने यह कहा था कि वह अपनी मम्मी को हमारे घर लेकर आ रही है, क्योंकि उसके भाई भाभी उसकी मम्मी का ठीक से ख्याल नहीं रखते और उनसे झगड़ा करते रहते हैं। लेकिन पिताजी, यदि मुझे मालूम होता कि दीपाली आप लोगों को आपके कमरे से निकाल रही हैं तो मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं होने देता। फिर कमलेश जी नम आँखों से कहने लगे, बेटा बहू ने हमारी ऐसी हालत कर दी थी कि हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा था और हमने सोच लिया था कि यदि 2 रोटी खानी है तो बहू की बातें चुपचाप सुननी होंगी। बेटा एक दिन तेरी माँ को बुखार चढ़ा था और मैं उसकी सेवा में लगा था। वैसे तो पूरा घर का काम तेरी माँ ही करती थी। तो उस दिन बहू ने आकर कहा कि मेरे बुआ फूफा जी घर आ रहे हैं, इसलिए माँ जी आज अच्छा सा खाना बनाइए। तो मैंने कहा कि तुम्हारी सास बीमार है, तुम्हें तो इसकी सेवा करना चाहिए, उल्टा तुम उसे काम बता रही हो। इस पर समधन जी मुझे कहने लगी कि आप जाकर इनके लिए दवाई ले आइए, दवाई खा लेंगी तो राहत मिलेगी और काम में मन भी लगेगा। और वैसे भी तबीयत ठीक हो या ना हो, काम तो करना ही पड़ता है। तो बेटा मुझे समधन जी की यह बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई और मैंने गुस्से से कह दिया कि आप भी एक औरत हैं और आपको मेरी पत्नी का दर्द समझना चाहिए। आज मेरी पत्नी घर का कोई काम नहीं करेगी। फिर रेखा जी बोली, बेटा उस दिन के बाद दीपाली बहू और समधन जी दोनों मिलकर आए दिन हमें बातें सुनाती। बहू ने तो हमें खाना तक देना बंद कर दिया था। जैसे तैसे करके मैं और तेरे पिताजी रसोई घर में जाकर अपने लिए खाना बना कर लाते और खा लेते। उसमें भी बहू चिल्लाती थी। एक दिन घर पर बहू ने किटी पार्टी रखी और घर पर बहू की बहुत सी सहेलियां आई हुई थी। उस दिन बहू ने हमें कहा कि रसोई में 10 लोगों का खाना बनाना है और तेरे पिताजी को कुछ पैसे देकर बाजार से सामान लाने को भेज दिया और मुझे खाना बनाने के काम पर लगा दिया। यहाँ तक कि जब खाना तैयार हो गया तो सबको परोसने के लिए भी हम दोनों को ही कहा गया। समधन जी और बहू मेहमानों के साथ बातें करने में व्यस्त हो गईं। सब लोग हंसी ठहाके लगा रहे थे। बीमार होने के कारण मुझसे इतना सब काम नहीं किया जा रहा था। यह सब देखकर तेरे पिताजी का गुस्सा उबल पड़ा और उन्होंने सारा खाना उठाकर फर्श पर फेंक दिया। यह सब देखकर बहू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्लाकर बोली, आप लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। उधर बहू की माँ हेमा जी भी बहू को भड़काते हुए कहने लगी, बेटी दीपाली, तुम ही इन लोगों को तरस खाकर घर में बिठाए हुए हो, निकाल कर बाहर क्यों नहीं कर देती इन लोगों को। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं, इन्हें घर से में रखकर मैं इन पर एहसान कर रही हूँ और यह मेरे एहसान का इस तरह बदला दे रहे हैं। जल्दी से अपना सामान समेटो और चले जाइए यहाँ से। यह सब बताते हुए रेखा जी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बेटा तू नहीं जानता, बहू ने भरी दोपहर में हमें घर से बाहर निकाल दिया। हम कहाँ जाते? गांव वाला मकान भी अब अपना नहीं रहा था। हम लोग सड़क पर आ गए थे। मेरी हालत तो पहले से ही खराब थी। अब तेरे पिता जी भी बीमार रहने लगे थे। थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें सांस फूलने लगती थी।
हम कहाँ जाते, कैसे खाते, इसलिए हम इस मंदिर के बाहर आकर बैठ गए। लेकिन तुम हम तक कैसे पहुँचे बेटा? रेखा जी ने पूछा। पर साहिल ने कहा, माँ आप लोगों को घर से निकालने के बाद दीपाली ने मुझसे कहा कि आप लोग तो दामिनी बुआ के पास गांव में चले गए हैं। और जब मैंने कुछ दिनों बाद उससे पूछा कि माँ पिताजी का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है, तो उसने बताया कि आपका फ़ोन घर पर ही रखा है और आप लोग गांव वालों के साथ तीर्थ यात्रा पर गए हैं, इस कारण आप लोगों से बात नहीं हो पाएगी। मुझे थोड़ा सा शक भी हुआ, क्योंकि यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाते तो मुझसे एक बार बात ज़रूर करते, यूँ बिना बताए न जाते। इसलिए मैंने जल्दी काम निपटा कर दीपाली को खबर किए बिना भारत वापस आ गया। आपसे मिलने के लिए मैं सबसे पहले गांव में ही गया था, लेकिन वहाँ दामिनी बुआ ने बताया कि आप तो वहाँ गए ही नहीं थे। माँ बाबूजी, मुझे आप लोगों की बहुत चिंता हो रही थी, खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा था, इसलिए यहाँ माथा टेकने आ पहुँचा और आप लोगों की ऐसी हालत में पाया। लेकिन आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, अब मुझे सब पता चल चुका है। अब तो इस जालिम औरत को मज़ा चखाने का समय है। मैं कसम खाता हूँ माँ, अगर उसे उसकी औकात ना दिखाई तो मैं भी आपका बेटा नहीं। ऐसा कहकर अपने घर लौट आया। जैसे ही घर पहुंचा तो देखा कि दोनों माँ बेटी बैठे हुए चाय और पकौड़े का मज़ा ले रहे थे। उसी समय दीपाली की माँ हेमा जी बोली, बेटी दीपाली, तूने अपने सास ससुर को यहाँ से तो निकाल दिया, लेकिन एक बार देखना तो चाहिए कि वे लोग कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं। कहीं उन्होंने दामाद जी को सारी बात बता दी तो हमारा क्या होगा? अरे माँ, आप भी क्या बात करती हैं? जब उन्हें अपने बेटे का फ़ोन नंबर ही नहीं मालूम तो वह उसे फ़ोन कैसे करेंगे? आप निश्चिंत रहिए, और वैसे भी उनके आने में अभी बहुत समय बाकी है, तब तक तो वे दोनों मर जाएंगे। ऐसी हालत में भला कितने दिन जीवित रहेंगे? दीपाली ने हंसते हुए कहा। तभी हेमा जी बोली, लेकिन बेटी, अगर दामाद जी पूछेंगे तो तुम क्या बताओगी? फिर दीपाली ने कहा, माँ, जब तक आपके दामाद जी भारत वापस आएंगे तब तक कुछ सोच लेंगे, अभी तो लाइफ को एंजॉय करो। यह बातें करते हुए वे दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तभी साहिल अंदर आया और उसे देखते ही दीपाली के चेहरे का रंग उड़ गया और ठिठक कर उठ खड़ी हुई। अरे क्या हुआ बिटिया, तुझे क्या हो गया? ऐसा कहते हुए दीपाली की माँ ने दरवाजे की ओर देखा तो उसके पैरों तले भी ज़मीन खिसक गई। वे दोनों मन ही मन सोच रही थी कि कहीं साहिल ने उनकी सारी बातें तो नहीं सुन ली। उसी समय साहिल हंसते हुए बोला, देखा, हैरान रह गई ना मुझे देखकर? मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए बिना बताए ही आ गया। साहिल की यह बात सुनकर दीपाली और उसकी माँ हेमा की जान में जान आई। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि साहिल ने उनकी बातें नहीं सुनी। थोड़ी देर आराम करने के बाद साहिल दीपाली के पास आया और बोला, दीपाली, एक खुशखबरी है, अब मैं तुम्हें भी अपने साथ विदेश ले चलूँगा। मैंने तुम्हारा वीज़ा भी बनवा लिया है, हम 2 दिन बाद ही निकलेंगे। माँ और पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं तो उनका आना नहीं हो पाएगा, और जब आएंगे तो मैं उनसे बात करके उन्हें यहीं रहने का इंतज़ाम करवा दूंगा। अब तुम जल्दी से अपनी पैकिंग करनी शुरू कर दो। यह बातें सुनकर दीपाली खुश हो गई। खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। तभी हेमा जी, जो यह सब बातें सुन रही थी, परेशान होते हुए बोली, दीपाली बेटा, तुम तो विदेश जाने के बारे में सोच रही हो, लेकिन यह भी तो सोचो फिर मेरा क्या होगा। देखिए माँ, मैंने इतने दिन आपको रख कर आपकी सेवा की, अब आप भैया भाभी के घर वापस चले जाइए। क्या कोई बेटी के घर भी इतने दिन रहता है? जाइए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए। अब आपके कारण मैं विदेश में जाना तो नहीं छोड़ सकती ना। पता है मैं कितना तरसती थी विदेश में जाने के लिए, और जब मौका मिल रहा है तो मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगी। अपनी बेटी के मुंह से यह बातें सुनकर उसकी माँ हैरान रह गई। अगले ही दिन उसने अपनी माँ को अपने घर से विदा कर दिया
और खुशी खुशी विदेश जाने की तैयारी में जुट गई। जिस दिन उसकी फ़्लाइट थी, साहिल ने उसे फ़्लाइट में बैठा कर कहा, तुम यहीं बैठो, मैं बस 2 मिनट में आया। लेकिन जब फ़्लाइट उड़ने का समय हुआ तब तक साहिल वापस नहीं लौटा था। दीपाली ने घबराते हुए बैग में से अपना फ़ोन निकाला। तभी उसने देखा कि फ़ोन के पास एक कागज़ रखा हुआ था। जैसे ही उस कागज़ को खोल कर देखा तो उसमें लिखा था, जाओ और खूब मज़े करना विदेश में। अब तुम्हें मालूम होगा किसी इंसान को अकेला और बेसहारा छोड़ देने का क्या मतलब होता है। तुमने मेरे माँ पिता जी को धक्के मारकर निकाल दिया था, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था ना, तुमने उन्हें खून के आंसू रुलाया था। अब तुम भी विदेश में भीख मांगना, और जब भीख मांगकर पैसे इकट्ठे हो जाएं तो वापस आ जाना और अपनी माँ के साथ ही रहना, क्योंकि अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। जब तक दीपाली ने यह पत्र पढ़ा तब तक फ़्लाइट उड़ चुकी थी। हवाई जहाज़ के उड़ने के साथ साथ उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी जान ही निकलती जा रही है। विदेश में रहने की अपनी इच्छा के कारण वह अपने सास ससुर से छुटकारा पाना चाहती थी, और अपनी इसी इच्छा के कारण ही उसने अपनी माँ को भी बेसहारा छोड़ दिया। आज दीपाली विदेश में दर दर की ठोकरें खा रही थी और अपने किए पर पछता रही थी, क्योंकि आज वह अपने ही बुने जाल में बुरी तरह से फंस चुकी थी। इधर कमलेश जी और रेखा जी की शादी की सालगिरह पर साहिल ने उन्हें एक बड़ा सा आलीशान फ्लैट खरीद कर दिया और होटल से उन्हें सीधा इस फ्लैट में लेकर आ गया। जैसे ही उन दोनों ने अपने बेटे के साथ घर में प्रवेश किया तो इतना आलीशान घर देखकर वे दोनों हैरान रह गए। तभी साहिल बोला, मेरे प्यारे माता पिता जी को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों को आपके इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि यह घर आपके नाम पर है। बेटे का इतना प्यार देखकर कमलेश जी की आंखों में आंसू लिए हुए बोले, बेटा हमें माफ़ करना, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। आज माता पिता के साथ साहिल की आंखों में भी आंसू थे। कुछ समय बाद साहिल के पास दीपाली का फ़ोन आया, लेकिन साहिल ने उसका फ़ोन काट दिया। उसने कई बार फ़ोन लगाया लेकिन साहिल ने नहीं उठाया। तब कमलेश जी के पूछने पर साहिल ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि किस तरह उसने दीपाली को उसके बुरे कर्मों की सज़ा दी। इतना सुनते ही कमलेश जी और रेखा जी परेशान हो गए। थोड़ी देर में दीपाली का फिर से फ़ोन आया तो कमलेश जी ने फ़ोन उठाया। उधर से दीपाली के रोने की आवाज़ आई और फिर गिड़गिड़ाते हुए बोली, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, जिस कारण साहिल ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। आप ही उन्हें कुछ समझाएं ना, मैं यहाँ बहुत तकलीफ़ में हूँ। पिताजी मुझे सबक मिल चुका है, मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी। दीपाली के इतना कहने पर कमलेश जी और रेखा जी का दिल पिघल गया। उन्होंने अपने बेटे से कहकर दीपाली के आने का इंतज़ाम करवाया। 2 दिन बाद दीपाली घर पहुंच गई। उसने अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी और उनकी खूब सेवा करने लगी। आज एक बेटे ने दुनिया वालों के सामने एक मिसाल कायम कर दी थी। लेकिन उधर दीपाली की माँ हेमा जी जब अपने घर पहुंची तो देखा कि उनका सारा सामान स्टोर रूम में शिफ्ट हो चुका था। उनके अपने कमरे में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उस कमरे में उनकी बहू की माँ आराम कर रही थी और अपने मोबाइल पर गाना सुन रही थी, जैसी करनी वैसी भरनी। यह सुनकर हेमा जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि किस प्रकार उसने अपने समधी और समधन के साथ बुरा सलूक किया था। एक दिन वह अपने दामाद जी के घर पहुंची, तब उन्होंने रेखा जी और कमलेश जी से हाथ जोड़कर अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। यह देखकर दोनों ने उन्हें माफ़ कर दिया और कहा कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, अगर आप मेरे साथ यहीं रहना चाहती हैं तो रह सकती हैं। अब दीपाली की माँ भी अपनी बेटी के घर में ही रहने लगी। तो दोस्तों,
साहिल ने अपने माँ बाप के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।